सो हाय फ्रेंड्स, आज का वीडियो हम लेकर आए हैं आपके बीच में फाइनेंशियल अवेयरनेस को लेकर के। जैसा आप सभी जानते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति जब वो अपनी कॉलेज की पढ़ाई पूरी कर लेता है और जब वो जॉब की तरफ जाता है या फिर वो अपने बिजनेस की तरफ जाता है, तो कुछ ही दिनों के बाद उसे फाइनेंशियल मैनेजमेंट करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो आज का वीडियो लेकर आए हैं फाइनेंशियल अवेयरनेस उन सभी के लिए जो नौकरी करते हैं, अपना व्यापार करते हैं या व्यापार करने की सोच रहे हैं, नौकरी करने की सोच रहे हैं। स्टूडेंट्स के लिए भी आज का वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो हम सबसे पहले आज हमने अपने इस वीडियो को 10 स्लाइड्स में बांटा है। 10 प्रकार की इन्फॉर्मेशन हम आपके साथ शेयर करते हैं। एक-एक करके हम आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने वाले हैं। पहला जो है, सबसे पहले जो इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं होते हैं कि सेविंग अकाउंट एंड करंट अकाउंट्स, इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है। बहुत सारे हमारे युवा साथी हैं, सभी का बैंक अकाउंट्स है। आजकल बैंक अकाउंट्स बहुत ही कम उम्र में खुल जाते हैं। स्कूलों में, कॉलेजेस में, सभी जगह बैंक अकाउंट्स की ज़रूरत पड़ती है। तो बैंक अकाउंट होता क्या है? एक्चुअली भारत में जो बैंक है वह केवल पैसों के लेन देन के लिए ज़रूरी नहीं है। बैंक से बहुत सारे कार्य होते हैं। बैंक हमें लोन प्रोवाइड करती है, बैंक हमारे लॉकर्स को सुरक्षित रखती है, बैंक हमें करेंसी अवेलेबल कराती है, बैंक हमारे चेक्स क्लियर कराती है, बैंक से हम मनी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। बैंक्स आज इंश्योरेंस, ट्रेडिंग्स, बहुत सारे काम करने लगी है। तो बैंक आना जाना लगभग प्रत्येक व्यक्ति का होता है। अब तो बैंक जो है ऑनलाइन फैसिलिटी प्रोवाइड करने लगी, घर बैठे सब बैंक की आप सेवाएं ले सकते हैं। तो सेविंग अकाउंट्स और करंट अकाउंट डिफरेंस क्या होता है? देखिए, आज से कुछ साल पहले भारत में प्रधानमंत्री जी ने एक योजना लॉन्च की थी जिसका नाम था प्रधानमंत्री जनधन खाता योजना, जिसका लक्ष्य था कि पूरे देश में प्रत्येक भारतीय का एक खाता हो और उस खाते की प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए जनधन खाता स्कीम लाई गई थी और उस लक्ष्य को पूरा करते हुए देश में लगभग 50 करोड़ से अधिक लोगों का खाता खोला गया। तो ये जो खाता होता है, ये होता है बचत खाता। सेविंग अकाउंट को हम बचत खाता कहते हैं। बचत खाता आप किसी भी बैंक, किसी भी कमर्शियल बैंक, कोऑपरेटिव बैंक, किसी भी बैंक में जाकर के आप खाता खुलवा सकते हैं। इसमें नॉर्मल केवाईसी लगती है, जैसे कि होता है पैन पैन और आधार। पैन कार्ड जो परमानेंट अकाउंट नंबर होता है आपका, जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा इशू किया जाता है, और आधार कार्ड आपका जो रेजिडेंशियल प्रूफ होता है। यदि आपको सब्सिडी वगैरह लेनी है तो आप अपना आधार बैंक में ज़रूर दें। हालांकि आधार मैंडेटरी नहीं होता है, लेकिन आपको यदि कोई सब्सिडी वगैरह, जैसे गैस की सब्सिडी वगैरह लेनी है, स्कॉलरशिप वगैरह लेना है, गवर्नमेंट की स्कीम्स का फ़ायदा लेना है, तो आपको अपने बैंक खाते में अपने आधार को जरूर सीड कराना चाहिए। आपको बैंक में फॉर्म भर के बाकायदा सीडिंग करानी पड़ती है। तो बचत खाता जो होता है उसकी खासियत ये होती है कि बचत खाता कोई भी इंडिविजुअल खुलवा सकता है। एक स्टूडेंट्स, एक हाउसवाइफ, एक सैलरी पर्सन, कोई भी व्यक्ति बचत खाता खुलवा सकता है और अपनी जो बचत होती है, अपनी जो जमा पूंजी होती है, उसको इस खाते में रख सकता है। इस खाते में आपको अलग अलग बैंक, प्राइवेट सेक्टर से लेकर के 3% से लेकर के 7% तक सालाना ब्याज देती है। बचत खाता में आपको 3% से लेकर 7% तक सालाना ब्याज मिलता है। गवर्नमेंट्स की जो बैंक होती है, जैसे एसबीआई होगी, बैंक ऑफ बड़ौदा हुआ, पीएनबी वगैरह हुआ, ये सारे बैंक्स में जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है वो कम होता है, 3%, 4% ऐसा होता है। प्राइवेट सेक्टर्स के बैंक्स में यह रेट ऑफ इंटरेस्ट थोड़ा ज़्यादा मिलता है, क्योंकि लोग प्राइवेट सेक्टर के बैंक में ज़्यादा विश्वास नहीं करते, इसलिए थोड़ा सा वो इंटरेस्ट रेट बढ़ा देते हैं, लालच देते हैं लोगों को। आपने देखा होगा कि बहुत सारे प्राइवेट सेक्टर बैंक्स के साथ क्या हुआ, बहुत सारी बैंक्स बंद भी हुई पिछले 4-5 वर्षों में। हमने देखा है लोगों ने घोटाला किया और उसका असर बैंकों पर हुआ, जिसकी वजह से प्राइवेट सेक्टर की तरफ लोगों का भरोसा कम हुआ है और लोगों ने वहाँ पे अपना खाता खुलवाना ज़्यादा मुनासिब नहीं समझा है। इसकी वजह से वो अपना इंटरेस्ट रेट बढ़ा देते हैं। आप किसी भी प्रकार के बैंक में, चाहे वो मर्केंटाइल बैंक हो, चाहे वो स्मॉल फाइनेंस बैंक हो, कोऑपरेटिव बैंक हो, या फिर जो डिजिटल पेमेंट बैंक हो, किसी भी बैंक में आप अपना बचत खाता खुलवा सकते हैं। सारे बैंक की फैसिलिटी वही होती है। बचत खाता में सभी बैंकों का मान्य होता है। आप अपनी सब्सिडी सारे बैंकों के सारे बचत खाते में ले सकते हैं। इस बात का आपको ध्यान रखना है। बचत खाता में एक सीमा होती है। सीमा ये होती है
बचत खाता में एक सीमा ये होती है कि आप ज़्यादा ट्रांजैक्शंस नहीं कर सकते हैं। बैंक्स आपको महीने भर में बहुत कम बार कैश विड्रॉवल और कैश डिपॉजिट की फैसिलिटी देते हैं। यदि आप सीमा से ज़्यादा बार कैश डिपॉजिट या कैश विड्रॉवल करेंगे तो बैंक आपको चार्ज लेना शुरू कर देती है। तो ये बचत खाते की एक बहुत बड़ी समस्या होती है। लेकिन यदि आप दुकानदार हैं, यदि आप कोई व्यापारी हैं, बिजनेसमैन हैं और यदि आपको रोज कैश विड्रॉवल की जरूरत पड़ती है, रोज कैश बैंक में जमा करना पड़ता है, तो ऐसे के लिए आपको सेविंग अकाउंट आपके काम का नहीं होता। वहां पे आपको करंट अकाउंट खुलवाना पड़ता है। करंट अकाउंट को हम चालू खाता भी कहते हैं। अब यदि बैंक आपको चालू खाता की सर्विस दे रही है, यदि आप दिन में कितनी बार भी कैश विड्रॉवल करिए, कैश जमा करिए, बैंक को अपना उसके लिए स्टाफ रखना पड़ेगा, बैंक को आपके लिए पेपर वर्क करने पड़ेंगे, कागजी कार्रवाई करनी पड़ेगी, बैंक का ज़्यादा समय जाएगा, तो बैंक को लाभ क्या होता है? तो मित्रों, करंट अकाउंट में बैंक को ये लाभ होता है कि करंट अकाउंट जीरो बैलेंस से पहली बार तो खुलता नहीं, उसमें आपको मिनिमम एवरेज बैलेंस रखना पड़ता है। ये बैंक को फायदा होता है। मिनिमम किसी बैंक में ये 5,000 होता है, कहीं पर 10,000 होता है, कहीं 25,000 होता है, कहीं 1 लाख होता है। अलग अलग स्कीम के अनुसार आप जो है करंट अकाउंट ओपन कराते हैं। दूसरी बात यह है कि इस करंट अकाउंट में बैंक आपको ब्याज नहीं देती है। करंट अकाउंट में कोई आपको इंटरेस्ट नहीं मिलता है। सेविंग अकाउंट में जहां पे आपको 3 से 7% तक आपको इंटरेस्ट मिल रहा था, करंट अकाउंट में आपको 0% ब्याज मिलता है। किसी प्रकार का कोई ब्याज आपको नहीं प्राप्त होता है। ये बैंक का प्रॉफिट होता है, जिसकी वजह से बैंक कस्टमर्स को करंट अकाउंट में मनचाहे ट्रांजेक्शन करने की परमिशन देता है। दूसरा एक फायदा और होता है बैंक को, ये आप लोगों को भी जानना जरूरी होता है। यदि आप बहुत ज्यादा ट्रांजेक्शन करते हैं दिन भर में, यदि आप करंट अकाउंट से अपने बहुत ज्यादा ट्रांजेक्शन करते हैं, तो एक सीमा के बाद आपसे बैंक एक चार्ज लेती है, जिसको कहते हैं लेजर फोलियो चार्ज। जिस तरह से हमारे पास एक रजिस्टर होता है, रजिस्टर में हम ट्रांजेक्शन करते हैं और जब रजिस्टर का पेज भर जाता है तो नए पेज में हम शुरुआत करते हैं। तो बैंक आपको एक पेज देती है, वो फ्री में देती है। उसके बाद जब दूसरे पेज से आप ट्रांजेक्शन करना एंट्री होगी तो बैंक आपसे वो चार्जेस लेती है। हालांकि ये चार्जेस प्रति महीना नहीं होती, क्वार्टरली पे लेती है बैंक, लेकिन वो लेजर फोलियो के नाम से आपसे अच्छा पैसा वसूल लेते हैं। तो करंट अकाउंट ऑपरेट करते समय विशेष ध्यान रखेंगे कि पहली बात तो आपको जो है ब्याज नहीं मिलेगा, और दूसरा आपको लेजर फोलियो चार्ज देना पड़ सकता है, जो कि आपके ट्रांजैक्शन की संख्या पर डिपेंड करता है। हालांकि आपको फैसिलिटी मिल जाएगी कि आप जितनी बार चाहे उतनी बार ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, मनी ट्रांसफर कर सकते हैं, कैश डिपॉजिट कर सकते हैं, कैश विड्रॉवल कर सकते हैं मल्टीपल टाइम। दूसरी बात, आपको यदि आपका टर्नओवर दिखाना है, यदि आप बिजनेसमैन हैं, आपकी फर्म है, तो फर्म के नाम का खाता जो खुलेगा वो सेविंग नहीं खुलेगा, वो फर्म के नाम पे हमेशा करंट अकाउंट ओपन होगा। आप उस करंट अकाउंट में चाहे जितनी ट्रांजेक्शन करें, आपका वो टर्नओवर आपके बैंक स्टेट में शो करेगा और आपको भविष्य में लोन्स वगैरह में काफ़ी वो फायदेमंद होगा। तो यदि आप छोटे व्यापारी हैं, बिजनेसमैन हैं, तो करंट अकाउंट ओपन कराइए। यदि आप बचत करते हैं, कोई स्टूडेंट्स हैं, हाउस वाइफ हैं, तो आप सेविंग अकाउंट ओपन कराइए। आगे बढ़ते हैं। सिबिल क्या है मित्रों? सिबिल आजकल सबकी जबान पे रहता है, क्योंकि डिजिटल इंडिया आने के बाद हम जब मोबाइल में अपने जब स्क्रॉलिंग करते रहते हैं ऐप्स में, तो आता है कि इंस्टेंट लोन अप्लाई करो, ये फला लोन अप्लाई करो, लोन 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 लोन। गवर्नमेंट भी लोन को काफ़ी प्रमोट कर रही है। तो वहाँ पे एक पहला शब्द आता है सिबिल। जब आप कहीं पर लोन के लिए जाते हो तो पहला प्रश्न पूछता है आपका सिबिल क्या है। तो लोग सोचते हैं कि सिबिल किस चिड़िया का नाम है। तो सिबिल एक एक बॉडी है, जिसे एक प्राइवेट संस्था है, एक संस्था है जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के द्वारा बनाई गई है। कोई गवर्नमेंट की, सरकार की बॉडी नहीं है ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जैसे बैंक हुआ, एनबीएफसी हुआ, माइक्रो फाइनेंस कंपनीज हुआ, इन सभी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के द्वारा एक सिबिल बनाया गया, एक संस्था बनाई गई, जो उनके द्वारा जितने भी कस्टमर्स लोन अप्लाई करते हैं या जिनको लोन सैंक्शन करते हैं, उनके डाटा को वहां पर फीड कराते हैं, स्टोर कराते हैं, ताकि धोखाधड़ी ना हो सके। यदि किसी सपोज बैंक ऑफ बड़ौदा से किसी व्यक्ति ने लोन लिया है और वो अपना लोन टाइम पर भर रहा है, और बैंक ऑफ इंडिया में वो लोन अप्लाई करने के लिए गया, तो बैंक ऑफ इंडिया को बताएगा कि भैया मैं बैंक ऑफ बड़ौदा में तो लोन लिया हूँ, सही टाइम पे भरता हूँ, आप भी मुझे लोन दीजिए। तो बैंक को कैसे पता चलेगा? अब बैंक ऑफ इंडिया बैंक ऑफ बड़ौदा से डाटा तो शेयर नहीं कर पाएगी। तो ऐसे कंडीशन के लिए वो सिबिल के पास जाएंगे। जो सिबिल संस्था है
उसके पास बैंक ऑफ बड़ौदा के रिकॉर्ड्स वहाँ पे सेव रहेंगे। बैंक ऑफ बड़ौदा उनके डाटा को शेयर करता है और उस फला व्यक्ति का जो है पूरा रिकॉर्ड इसमें आ जाएगा। बैंक ऑफ इंडिया को पता चला कि हाँ, ये व्यक्ति जो है इसने बैंक ऑफ बड़ौदा से लोन लिया है और वो टाइमली पेमेंट कर रहा है। तो सिबिल वो संस्था होती है जो आपके क्रेडिट स्कोर्स को बताती है। यदि आपका ट्रांजेक्शन मतलब लोन ट्रांजेक्शन, लोन रीपेमेंट ट्रांजेक्शंस, यदि आपका सही है, आपका सिबिल स्कोर अच्छा होगा। यदि आप डिफॉल्ट किए हैं तो आपका सिबिल डाउन होगा। सिबिल हर महीने कम ज़्यादा होते रहेगा आपके रीपेमेंट हिस्ट्री, रीपेमेंट ट्रैक रिकॉर्ड के ऊपर। जीरो सिबिल होता है जिन लोगों ने कभी किसी प्रकार का कोई लोन नहीं लिया हुआ है, उनका सिबिल को जीरो सिबिल कहा जाता है। पहली बार यदि आप लोन लेने जा रहे हैं तो आपका सिबिल हमेशा जीरो सिबिल कहा जाएगा। सिबिल स्कोर 750 प्लस को बढ़िया माना जाता है। 750 प्लस सिविल स्कोर को बढ़िया सिविल स्कोर माना जाता है कि ऐसा व्यक्ति जो है किसी भी इंस्टीट्यूशन से लोन लेने के लिए एप्लीकेबल होता है। तो कोशिश करेंगे आप कि आपका सिविल हमेशा 750 प्लस रहे। जितना ही ज़्यादा 750 से आगे रहेगा, आपकी इंस्टीट्यूशन के द्वारा आपको लोन दिए जाने की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। इस बात का आपको विशेष ध्यान देना है। लेकिन हमारे जो दर्शक हैं उनके मन में प्रश्न ये है कि आखिर में यदि आपका सिबिल खराब है तो सिबिल को बढ़ाएंगे कैसे? यदि आपने कोई गलती कर दिया, सपोज सभी का समय होता है, फाइनेंशियली क्राइसिस आती हैं सबकी लाइफ में, और उस समय अगर समझ लीजिए आपने कुछ रिपेमेंट में लेट रिपेमेंट कर दिया, जैसे कोरोना जैसा संकट आया था, उस टाइम पे लोगों की जॉब चली गई थी। तो ऐसे कंडीशन के लिए आपको क्या करना है, यदि आपका सिबिल डाउन हो गया, कम हो गया है, तो आपको कोई सिक्योर्ड लोन लेना है। सिक्योर्ड लोन जो है आपको कम सिबिल पे भी मिल जाएगा। सिक्योर्ड लोन का मतलब होता है से गोल्ड लोन अगेन गोल्ड। आप गोल्ड को रख करके सिक्योरिटी पे और लोन ले लीजिए और 4 से 6 महीना उसकी टाइमली पेमेंट कर दीजिए। इससे क्या होगा, आपका सिबिल बढ़िया हो जाएगा। और या तो आप एक छोटी सी एफडी करके क्रेडिट कार्ड ले लीजिए। यदि आपका सिबिल डाउन है और आपको कोई बैंक क्रेडिट कार्ड नहीं दे रही है तो आप एफडी कर लीजिए छोटी सी, 25,000, 50,000, 1 लाख, 2 लाख, जो चाहे आप, और उस एफडी के अगेंस्ट में आप क्रेडिट कार्ड ले लीजिए। बैंक आपको आसानी से क्रेडिट कार्ड देगी, कोई सिबिल वहां पर नहीं चेक करेगी। और उसके बाद आप 4, 6, 10 महीने तक आप अपने ट्रांजेक्शन्स को सही कर सकते हैं। उस लोन को टाइमली यदि आप भरेंगे तो देखेंगे कि आपका सिबिल बढ़ रहा है, और जब आपका सिबिल बढ़ जाएगा तो आप फिर से आपका फाइनेंशियल स्टेटस लाइन पे आ जाएगा। तो हमने ये 2 ट्रिक बता दी आपको कि यदि आपका सिबिल डाउन हो गया है तो आपको क्या 2 तरीके हैं जिसकी वजह से आपका सिबिल बढ़ सकता है। आगे बढ़ते हैं। आईटीआर क्या है और कौन सी आईटीआर भरे? तो प्रश्न हमारे सामने है, जब हम देख सकते हैं कि हमने सिबिल के बारे में जान लिया, अकाउंट्स के बारे में जान लिया, अब जानेंगे कि आईटीआर क्या होता है। तो मित्रों, अभी हमने चर्चा किया था इसके पहले कि एक शब्द आया था पैन। जब बैंक में खाता खोलने जाते हैं तो पैन एक केवाईसी डॉक्यूमेंट मांगा जाता है। पैन का फुल फॉर्म होता है परमानेंट अकाउंट नंबर। तो पैन को इश्यू करने वाली संस्था होती है इनकम टैक्स। भारत सरकार की जो वित्त मंत्रालय है, वित्त मंत्रालय के अंदर वित्त मंत्रालय के अंदर 2 बॉडी आती है। एक होती है सीबीडीटी, सेंट्रल बोर्ड फॉर डायरेक्ट टैक्स। तो जो डायरेक्ट टैक्स जनता से लिया जाता है उसको कहते हैं इनकम टैक्स। 2 प्रकार के टैक्स भारत में लिए जाते हैं, एक है डायरेक्ट टैक्स और एक होता है इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स सीधा व्यक्ति से वसूला जाता है और इनडायरेक्ट टैक्स व्यक्ति के माध्यम से दूसरी संस्था से। जैसे कि हम सामान की दुकानों में सामान खरीदते हैं तो उस पर हम जीएसटी भरते हैं। तो जीएसटी हमने दुकानदार को दे दिया, अब हमारा टैक्स दुकानदार भरेगा, हम नहीं भरेंगे, दुकानदार भरेगा। तो इस टैक्स को कहते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। एक्साइज हुआ, मनोरंजन कर हुआ, हाउस टैक्स हुआ, ये सब जो टैक्स होते हैं जो थर्ड पर्सन के द्वारा भरा जाता है, ये कहलाता है इनडायरेक्ट टैक्स। और जो टैक्स हम सीधे सीधे गवर्नमेंट को जमा करते हैं उसे कहते हैं डायरेक्ट टैक्स, और डायरेक्ट टैक्स में आता है इनकम टैक्स। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हर साल
फाइनेंशियल ईयर जो 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च तक का फाइनेंशियल जो ईयर होता है, उस साल के लिए आपके वित्तीय लेखा जोखा का रिकॉर्ड मांगता है, जो आपके परमानेंट अकाउंट नंबर पैन में सेव किया जाता है। और उस डाटा को भरने के लिए आपको एक ऑप्शन दिया जाता है जिसे हम कहते हैं आईटीआर। इसका फुल फॉर्म होता है इनकम टैक्स रिटर्न। इसका फुल फॉर्म होता है इनकम टैक्स रिटर्न। हमारे बहुत से ऐसे भाई होंगे जो कहीं जॉब करते होंगे, किसी कंपनी में जॉब करते होंगे या फिर कहीं कमीशन पर कहीं पर वर्क करते होंगे, तो उनका एक डिडक्शन होता है सैलरी में से या उनके इनकम में से, कमीशन में से, टीडीएस के नाम से। तो जो टैक्स डिडक्शन एट सोर्स, टीडीएस का फुल फॉर्म होता है टैक्स डिडक्शन एट सोर्स। तो वहां पे जो टैक्स डिडक्शन होता है, उस टैक्स को आपका यदि आपकी इनकम आपके नॉन टैक्सेबल इनकम के दायरे के अंदर आती है, तो आप उस पैसे को वापस मंगा सकते हैं। और उसके लिए आपको फिलअप करना पड़ता है आईटीआर, इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म। हर साल आप आईटीआर फाइल करके उस अपने पैसे को, टीडीएस की रकम को वापस मांग सकते हैं, गवर्नमेंट आपको वापस कर देती है। बट उसके लिए 2 बातें जरूरी हैं। पहला, ये आपके पास पैन नंबर होना चाहिए और आपका जो एम्प्लॉयर है उसने आपके टीडीएस के पैसे को इनकम टैक्स विभाग में जमा किया हो। उससे आप जो है उसका फॉर्म ले लीजिएगा, फॉर्म 26S करके आएगा, फॉर्म 26 या फॉर्म 16 भी आप ले सकते हैं। वो आपको जब डिटेल दे देगा उसमें, तो आप आश्वस्त हो जाएंगे कि आपका पैसा उसने गवर्नमेंट के पास जमा कर दिया है। और उसके बाद आप जो है आईटीआर फाइल करके आप अपने टीडीएस की रकम को वापस ले सकते हैं। इस बात को आप एश्योर कर लीजिएगा। अब कौन सी आईटीआर भरना है, ये सबसे बड़ा प्रश्न आता है। एक जो इंडिविजुअल व्यक्ति है, जैसे हाउस वाइफ है, वो कौन सा आईटीआर भरेगी? किसान है, कौन सा आईटीआर भरेगा? एलआईसी एजेंट है, कौन सा आईटीआर भरेगा? दुकानदार व्यापारी है, वो कौन सा आईटीआर भरेगा? कोई स्कूल चलाता है, वो कौन सा आईटीआर भरेगा? कोई संस्था चलाता है, वो कौन सा आईटीआर भरेगा? कोई कंपनी चलाता है, कौन सा आईटीआर भरेगा? इसके बारे में जानकारी रखनी चाहिए। हालांकि ये सब काम आपका चार्टर्ड अकाउंटेंट करता है, सीए, लेकिन कुछ बातें ऐसी हैं जहाँ पे आपको सीए रखने की जरूरत नहीं है। जब पूरी दुनिया डिजिटल हो गई है, जब गवर्नमेंट ने आपको सेल्फ सर्विस प्रोवाइड कर दी है कि आप अपना लॉगिन आईडी क्रिएट करके आप स्वयं से सारे काम कर सकते हैं, तो कुछ बातें आपके लिए जानना भी जरूरी है। तो आइए हम कुछ आईटीआर्स के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। तो आपके सामने कुल आईटीआर होते हैं। एक होता है ITR 1, ITR 2, ITR 3, ITR 4, ITR 5, ITR 6। ये जो आईटीआर होते हैं, ये किसे भरना चाहिए? तो सबसे पहले भारत के प्रत्येक व्यक्ति को जिसके पास पैन नंबर है और यदि वह इनकम करता है तो उसे आईटीआर भरना चाहिए, इंडिविजुअल को। तो प्रत्येक इंडिविजुअल को आईटीआर भरना चाहिए, भले उसकी इनकम कम क्यों ना हो। यदि वो 10 रुपए भी कमा रहा है तो आईटीआर में वो मेंशन करे कि भैया मैं 10 रुपए कमा रहा हूँ। गवर्नमेंट उसे टैक्स नहीं लेती है क्योंकि सरकार ने कुछ छूट दिया है। ITR 1, ITR 4 ऐसे आईटीआर है जो आम आदमी के लिए बहुत ही आसान है भरना, और गवर्नमेंट ने आपको छूट दिया है। जैसे कि करंट फाइनेंशियल ईयर में जब हम ये वीडियो बना रहे हैं, गवर्नमेंट ने आपको एग्जेम्पशन दिया हुआ है, जैसे कि 5 लाख रुपए तक की इनकम पे आपको कोई टैक्स नहीं देना है। तो आप दिखा तो सकते हो कि हाँ ये कमाई कर रहे हो, बैंक में ट्रांजेक्शन तो कर रहे हो आप। सपोज आप कहीं नौकरी कर रहे हो, प्राइवेट नौकरी कर रहे हो, जहाँ पे आपको सैलरी कैश में मिलती है, तो उस आईटीआर को भी आप शो कर सकते हो। तो जो सैलरीड पर्सन होते हैं, इंडिविजुअल सैलरीड पर्सन जिन्हें सैलरी मिलती है, उन लोग सभी को ITR 1 भरना चाहिए। जिन लोगों को सैलरी मिलती है, चाहे कैश में मिले चाहे अकाउंट में मिले, कहीं पर वो नौकरी करते हैं, भारत की अधिकतर आबादी नौकरी करती है, उन सभी को ITR 1 भरना चाहिए। नौकरी करने वाले सारे लोगों को ITR 1 भरना चाहिए।
जो एजेंट होते हैं, सपोज आप कमीशन एजेंट है, एलआईसी एजेंट है या ट्रेडिंग एजेंट है, तो ऐसे लोगों के लिए हमेशा ITR 3 बनना चाहिए। यदि आप किसान हैं तो भी आपको ITR 3 बनना चाहिए। यदि आप किसान हैं, आपकी इनकम खेती से होती है, तो भी आपको ITR 3 भरना चाहिए। हम एक सेपरेट वीडियो में आपको ITR के बारे में जानकारी देंगे। आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे तो हम आगे भी जो है इस प्रकार वीडियो बनाएंगे, किस तरह से ITR भरना है। अगर आप मुझसे जुड़े रहेंगे तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप ITR भरने की प्रोसेस भी सिखा दूंगा, ताकि आपको किसी और के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यदि आप छोटे दुकानदार हैं, छोटे दुकानदार, किराना व्यापारी हैं, किसी भी प्रकार की आपकी दुकान है, तो दुकानदार, छोटे व्यापारी, आप अकाउंट्स तो मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं, बुक्स तो मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं, आपका जो लेखा जोखा है आपको पता नहीं कितने का सामान बिक रहा है, कितने का प्रॉफिट हो रहा है। ऐसे लोगों के लिए भी हम ITR भर सकते हैं, जिसे हम ITR 4 कहते हैं। तो यदि आपका इनकम बिजनेस से है या प्रोफेशन से है, तो आप ITR 4 भर दीजिए। ITR 4 में आपको फैसिलिटी मिलती है कि आप ऐसा इनकम भी बता सकते हैं जिसका आपको जानकारी नहीं है, तो आप उसका एक लम सम टर्नओवर बताएं। सपोज आपको लगता है कि आपने दुकान में जो साल भर में 1 करोड़ का टर्नओवर किया हो, तो बता दीजिए हमने 1 करोड़ का टर्नओवर किया है, उसका प्रॉफिट आपने लिया होगा तो 8% से कम आप नहीं ले सकते इन केस ऑफ कैश में, और 6% से कम आप नहीं शो कर सकते इन केस ऑफ ऑनलाइन ट्रांजेक्शन में। तो आप उसके 8% या 6% की लिमिट को रख करके आप अपने इनकम को शो कर सकते हैं। यदि आप टैक्सेबल के दायरे में आ गए तो टैक्स देना है, नहीं आ रहे तो आपको टैक्स नहीं देना है। प्रोफेशन का मतलब होता है जैसे कोई डॉक्टर हो गया, कोई वकील हो गया, कोई CA हो गया, ये सब प्रोफेशंस में आते हैं। आर्किटेक्ट हो गया, तो ये प्रोफेशनल्स होते हैं, तो प्रोफेशन से भी इनकम होती है, वो भी आप ITR 4 में भर सकते हैं। यदि आप कोई कंपनी चलाते हैं, यदि आप कोई ट्रस्ट चलाते हैं, कोई NGO चलाते हैं, कोई स्कूल चलाते हैं, तो आपको ITR 7 भरना है। ITR 7 में अंडर सेक्शन 139A, B, C और D, E, F भी है। ये सेक्शंस होते हैं। जैसे कि यदि आप NGO इंटरेस्ट है, यदि आपकी प्रॉपर्टी है NGO के नाम पे, उसे इनकम गेन हो रहा है, तो 139A के अंदर भरना है आपको। यदि कोई पॉलिटिकल पार्टी है आपकी और पॉलिटिकल पार्टी का इनकम आपको शो करना है, एग्जेम्पशन लिमिट से ज़्यादा, जो पॉलिटिकल पार्टी की एग्जेम्पशन लिमिट है उससे ज़्यादा यदि आपका इनकम हो रहा है, तो आपको ITR 7 के तहत में 139B के तहत आपको भरना है। आपकी कोई इंस्टीट्यूशंस है तो आपको 139C की तरफ भरना है। ठीक है, जैसे कि आपके कोई कॉलेज यूनिवर्सिटी वगैरह चला रहे हैं आप, तो आपको 139(4)D की तरफ भरना है। तो इस तरह से आपको विशेष ध्यान रखना है कि कौन सा ITR आपको किसे भरना है। इसकी जानकारी हम एक अच्छे वीडियो में आपको बनाएंगे, लेकिन हमारा आज का जो मेन उद्देश्य है कि आपको पता चले कि किसको क्या ITR भरना चाहिए। तो हमारे अधिकतर जो दर्शक हैं वो सैलरीड और दुकानदार, इनको हमने जानकारी दे दिया है। खास करके कंपनीज वगैरह के तो लोग इंडिविजुअल खुद से तो भरते नहीं है, क्योंकि उनके लिए आपको प्रोफेशनल की जरूरत पड़ती है। लेकिन उसके बावजूद भी यदि कमेंट में आप भर देंगे हमें कि आपकी संस्था है और आपको ITR के बारे में जानकारी देना, ITR 7 कैसे भरा जाए, तो हम जरूर उसका एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे आपके लिए। MSME क्या है? तो MSME क्या है? यदि अब बात व्यापारी की आ गई, दुकानदार की हो गई, जो आपने देखा पिछली बार की ITR 4 जो है वह एक व्यापारी दुकानदार को भरना चाहिए। यदि आप ITR भरते हैं, यदि आप इनकम करते हैं, तो सरकार की तरफ से आपके लिए क्या फ़ायदा है? तो MSME क्या मतलब होता है? माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज। माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज, ये भारत सरकार का जो उद्यम मंत्रालय है उससे संबंध होता है। और उन सारे इंस्टीट्यूशंस, उन सारे संस्थाओं को, उन सारे कंपनी, फर्म, जितने भी उद्योग एस्टेब्लिशमेंट हैं MSME के दायरे में आते हैं, उन सब का रजिस्ट्रेशन होता है, जिसे हम कहते हैं उद्यम रजिस्ट्रेशन।
आप केवल आधार से और पैन से अपना उद्यम रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, चाहे आपकी संस्था हो, फर्म हो, कंपनी हो, छोटी कंपनी हो, आप इंडिविजुअल प्रोप्राइटर हैं कंपनी के। आप सीधा आपको उद्यम रजिस्ट्रेशन में जाकर के एक उद्यम रजिस्ट्रेशन करना है, तो आप एमएसएमई के तहत आप रजिस्टर्ड हो गए, आपको एक सर्टिफिकेट मिल जाएगा। और जब आप रजिस्टर्ड हो जाएंगे तो गवर्नमेंट की तरफ से जो स्कीम्स होती हैं, जो योजनाएं चलती हैं, सरकार का जो जिला उद्योग केंद्र होता है वहाँ पे जो योजनाएं चलती हैं उसका आप लाभ ले सकते हैं और आसानी से आप लोन ले सकते हैं। जैसे कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना का लाभ लेना है आपको, उस लाभ को भी आप ले सकते हैं। 10 लाख तक का लोन बिना गारंटी के प्रोवाइड किया जाता है। तो एमएसएमई पे हम एक सेपरेट वीडियो बनाए हैं, आप जो है डिस्क्रिप्शन में लिंक देंगे तो आप उसमें जाकर के देख सकते हैं। तो एमएसएमई का मतलब क्या होता है? माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज। यदि आपकी संस्था, आपका एंटरप्राइज छोटा है, इसका टर्नओवर एक लिमिट के अंदर है, जैसा गवर्नमेंट ने निर्धारित किया हुआ है 2 करोड़ से लेकर के आपका जो टर्नओवर है, तो आपको एमएसएमई के तहत आपको रजिस्ट्रेशन करा लेना है और गवर्नमेंट की सुविधाओं का लाभ लेना है। उद्यम रजिस्ट्रेशन करने के लिए जो वेबसाइट होती है वो मैं आपको वेबसाइट देख दे रहा हूँ। उद्यम रजिस्ट्रेशन.gov.in ये वेबसाइट है, जहां से जाकर के आप उद्यम रजिस्ट्रेशन बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। कोई शुल्क नहीं देना होता है आपको गवर्नमेंट की तरफ से। जीएसटी क्या है, जीएसटी रिटर्न क्या है, आईटीसी क्या है? तो जब बात व्यापारियों की हो रही है, दुकानदार की हो रही है, तो एमएसएमई के अलावा एक और विभाग है जिसको कहते हैं जीएसटी। जीएसटी का फुल फॉर्म होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। गुड्स एंड सर्विस टैक्स। अब जीएसटी किसके लिए है? पहली बात तो सरकार 2017 में जीएसटी लेके आई, एक देश एक टैक्स के तहत 2017 में जीएसटी लागू किया गया पूरे देश में, कानून बना करके। और जीएसटी आने के बाद से जो सर्विस सेक्टर था और जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर था, उन दोनों का टैक्स स्लैब एक हो गया। सपोज जैसे आप होटल में खाना खाते थे, वहाँ पे सर्विस टैक्स देते थे, वो भी जीएसटी के दायरे में आ गया। आप इंस्टीट्यूट में पढ़ाई कर रहे हैं, कोचिंग क्लास में पढ़ाई कर रहे हैं, वहाँ पे आप सर्विस टैक्स देते थे, वो भी जीएसटी के दायरे में आ गया है। आप कपड़े के व्यापारी हैं, दुकान है, आप मैन्युफैक्चरिंग करके आप सामान बेचते हैं, वो भी जीएसटी के दायरे में आ गया। एक्साइज ड्यूटी वगैरह को खत्म करके सब कुछ जीएसटी के दायरे में लेकर आया गया। और जीएसटी के 3 प्रकार होते हैं, एक होता है सेंट्रल जीएसटी, दूसरा होता है स्टेट जीएसटी और तीसरा होता है इंटर स्टेट जीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी। हाँ, तो हालांकि ये तो टेक्निकल टर्म्स हो गए जीएसटी के, लेकिन जो जीएसटी होती है वो सारे ऐसे व्यापारियों को, पहले इसकी एग्जेम्पशन लिमिट जो थी वो 20 लाख की थी, अब 40 लाख कर दिया गया है कि यदि आपका टर्नओवर साल में 20 लाख से कम है तो आपको जीएसटी का मैंडेटरी नहीं है, आपको कोई जीएसटी अधिकारी आपको दबाव नहीं बनाएगा कि आपको जीएसटी लेना है। कुछ नॉर्थ ईस्ट में वो लिमिट जो है और ज़्यादा है, लेकिन अब उसकी लिमिट बढ़ा दी गई। यदि आपका टर्नओवर 40 लाख के आसपास है तो आप जो है जीएसटी के लिए कंपलसरी मैंडेटरी नहीं है। आपको जब आपका टर्नओवर आपका जब 40 लाख से ज़्यादा है तो आपको जीएसटी लेना है। लेकिन यदि आपको जीएसटी लेना है, मैंडेटरी है, तो उसके लिए आपको ऑनलाइन गवर्नमेंट की वेबसाइट है, वहाँ पे जाकर जीएसटी के लिए आवेदन देना है। आधार कार्ड, पैन कार्ड, इलेक्ट्रिसिटी बिल, फोटो, ये सब अपलोड करना है, अपने डिटेल्स देना है और आपका जीएसटी सर्टिफिकेट बन के आ जाएगा। और जब सर्टिफिकेट बन के आ जाएगा तो आपको हर लेन देन में आपके, चाहे आप कच्चा माल खरीदें या आप किसी को माल बेचें, कोई सर्विस प्रोवाइड करे, तो आपको अपना जीएसटी नंबर वहाँ पे मेंशन करना आवश्यक हो जाता है। ऐसा ना करने पे आपको पेनाल्टी भी लग सकती है। और आपको हर महीने जीएसटी रिटर्न भरने पड़ते हैं। जीएसटी रिटर्न भरने के लिए आप मंथली और क्वार्टरली दोनों ऑप्शंस को चूज कर सकते हैं। एक कंपोजिट स्कीम भी होती है जीएसटी में, लेकिन हम जब जीएसटी का वीडियो जो बनाया है हमने, उसमें पूरा डिटेल में जीएसटी के बारे में दिया गया। आज का वीडियो केवल हमारा इंट्रोडक्टरी है क्योंकि लंबा वीडियो हो जा रहा है। तो मंथली रिटर्न में देखिए कुछ फॉर्म्स होते हैं, जीएसटी के अंदर फॉर्म होते हैं। तो आज केवल मैं चर्चा केवल इन 3 फॉर्म की करूंगा, 1, 2, 3B। तो ध्यान रखिएगा, ये जो फॉर्म्स होते हैं, जब सपोज आप व्यापारी हैं, आप सपोज कपड़े के व्यापारी हैं और आपने होलसेलर के साथ पास जो है अपना माल खरीदा, सपोज आपने 10 लाख रुपए का माल खरीदा होलसेलर से, और आप
आपने अपना जीएसटी नंबर वहाँ शो किया, तो सपोज 10 लाख के माल पे आपने उसको 5% सपोज जीएसटी दिया, और 5,000 रुपये आपने 50,000 रुपये आपने उसको जीएसटी दिया दुकानदार को, जो होलसेलर था। तो जब आप जीएसटी रिटर्न फाइल करेंगे तो वो दुकानदार क्या करेगा, वो अपने जीएसटी जब आपकी जमा करेगा तो वहाँ शो करेगा। वो जीएसटी जब जमा करेगा तो वो जीएसटी किस में जमा करेगा, वो मेंशन करेगा जीएसटीआर 1 में। जीएसटीआर 1 में वो मेंशन करेगा कि मैंने फला फला आदमी को इतना चीज बेचा हुआ है, और ये आपको शो करेगा जीएसटीआर 2 में। जीएसटीआर 2A में आपको शो करेगा कि आपने जिन जिन को जीएसटी का पैसा दिया है, ये जिन लोगों ने आपका पैसा जीएसटी का जमा कर दिया है, तो ये आपको शो करेगा, जीएसटीआर 2 में शो करेगा। वो जीएसटीआर 1 के तहत जो है वो जिन जिन लोगों को ने माल बेचा है उसका वो रिकॉर्ड मेंशन करेंगे। और आप क्या करेंगे, यदि आपने किसी को माल बेचा है और आपको जीएसटीआर 3B के तहत यदि आपको टैक्स भरना है, यदि आपको टैक्सेबल है, तो आपको जीएसटीआर 3B के तहत हर महीने मेंशन करके आपको गवर्नमेंट को टैक्स जमा करना है। जीएसटीआर 1 से आप आपकी जो सेल्स है, ट्रांजेक्शन टर्नओवर है, वो मेंशन करते हैं जीएसटीआर 1 में। जीएसटीआर 2 जो ए होता है उसमें आपने जहां जहां जीएसटी दिया हुआ है वो शो होता है, और जीएसटीआर 3B में आपके द्वारा यदि आपको जीएसटी दे है तो जीएसटीआर 3B में आपको उसको मेंशन करके भरना पड़ता है, और जीएसटीआर 3B के तहत ही जो है आप टैक्स भरते हैं। यदि आप कोई ट्रांजेक्शन नहीं कर रहे हैं तो आपको नील रिटर्न भी करना जरूरी होता है। ऐसा न करने पर प्रतिदिन आपको 20 रुपए की पेनल्टी होती है। प्रतिदिन आपको 20 रुपए पेनल्टी होती है। मंथली मैक्सिमम पेनल्टी 500 रुपीज की आपको लगती है। तो ये हमने बता दिया आपको जीएसटीआर 1 की बात। आईटीसी क्या होता है, इनपुट टैक्स क्रेडिट। आईटीसी का फुल फॉर्म होता है इनपुट टैक्स क्रेडिट। ये क्या होता है उसको समझ लेते हैं थोड़ा सा। जीएसटी आने के बाद एक बहुत बड़ी फैसिलिटी ये मिल गई कि जैसे समझ लीजिए आपने होलसेलर से आप 10 लाख का माल लेके आए और 5% आपने टैक्स दिया, 50,000 आप टैक्स देकर आए। उसके बाद आपने उस माल को 12 लाख में बेच दिया। 12 लाख में बेच दिया तो आपने जब जिससे बेचा उससे आपने 5% टैक्स लिया, तो 6 लाख रुपए आपने उससे टैक्स लिया। तो क्या 6 लाख रुपए पूरा आप टैक्स देंगे? भाई 5 लाख तो पहले भी जब भर चुके हैं, अब 6 लाख और आपको वापस तो नहीं भरना है। तो वहां पे आपको आईटीसी होता है जिसके तहत आपका 5 लाख तो पहले से भरा है, अब आपको केवल 1 लाख ही देना है। ये जीएसटी का फायदा है। तो आपका जो 5 लाख वो आईटीसी इनपुट जो आपका इनपुट टैक्स क्रेडिट के तहत जो है वो आपका शो करेगा, तो आपको केवल 1 लाख रुपया ही टैक्स देना है। आप मेरी बात को समझ रहे हैं, क्योंकि 5 लाख तो आप भर के आ गए। ठीक है, क्योंकि जो जीएसटी होता है वो एंड कंज्यूमर पे करता है, दुकानदार नहीं पे करता है। तो एंड कंज्यूमर से लेकर के आपको पे करना रहता है। हालांकि जब आप माल लेके आए हैं तो आपने एडवांस में वो जीएसटी जमा कर दिया है। दूसरा, आईटीसी का आप फायदा ले सकते हैं यदि सपोज कोई ऐसा मशीनरी है जो आप पर्सनल यूज के लिए लेके आ रहे हैं। सपोज आप ये कंपनी में आप कंप्यूटर लेके आए हैं जिससे आप जो है कंप्यूटेशन के वर्क करेंगे आप, तो आप जीएसटी भर के लाए हैं। तो चूंकि आप वो बेचने के लिए नहीं लेके आए हैं, वो आप अपने कंपनी में बिजनेस के पर्पज से लेके आए हैं, तो आपको उस पर जीएसटी नहीं देना है। तो क्या होगा, आप जो है आईटीसी क्लेम करके आपके द्वारा दिए गए जीएसटी के पैसे को आप वापस ले सकते हैं। आपको वो पैसा आपके खाते में वापस मिल जाएगा। ये फैसिलिटी है आईटीसी के तहत। जो आपसे व्यापार से रिलेटेड कोई चीज यदि आप खरीद रहे हैं जो बेचने के पर्पज से नहीं कर रहे हैं, तो आपका जो है वो आईटीसी क्लेम कर सकते हैं उसमें। और यदि आप बेच रहे हैं तो जितना टैक्स आप पहले से भर चुके हैं उस टैक्स का आपको क्लेम मिल जाता है, उतनी छूट मिल गई तब आप बाकी का टैक्स भरते हैं। ये आईटीसी है। तो आईटीसी जानना सारे व्यापारियों के लिए बहुत जरूरी है। आईटीसी के ऊपर सेपरेट वीडियो बना है हमारा। आप एजुकेशन जो बैच है वो भी परचेज कर सकते हैं। इसमें आपको जीएसटी, आईटीआर, एमएसएमई, आईटीसी ये सारे जो है कोर्स जो है बहुत ही आसानी से आपको ब्रीफली इंट्रोड्यूस कराए गए हैं, और आपको 1-to-1 कंसल्टेंसीज भी प्रोवाइड की जाएगी। तो आप हमें कमेंट बॉक्स में भेज सकते हैं। कमेंट में हमें भेजिए कि आपको यदि वो कोर्स लेना है, तो हम आपको व्हाट्सएप पे पूरी डिटेल भेज देंगे। उसकी कोर्स की कीमत मात्र 99 रुपीज रखी गई है। म्यूचुअल फंड क्या है? अभी एक शब्द है म्यूचुअल फंड, काफी ज्यादा चर्चा में होती है म्यूचुअल फंड। जब आप टीवी देखते रहते हैं तो वहां पे ऐड चलते रहता है कि
बाजार जोखिमों से युक्त है, आप अपनी समझदारी से निवेश करें, इस प्रकार से ऐड चलता है। तो म्यूचुअल फंड क्या है, पहले उसको समझना है। देखिए, म्यूचुअल फंड और स्टॉक ट्रेडिंग, शेयर मार्केट, कुछ डिफरेंस है दोनों में। शेयर ट्रेडिंग, जो आप स्टॉक मार्केट में शेयर ट्रेडिंग करते हैं, जिसे हम शेयर, आम भाषा में शेयर मार्केट कहते हैं, वो एक अलग बात है, और म्यूचुअल फंड थोड़ा अलग बात है। म्यूचुअल फंड शेयर ट्रेडिंग, स्टॉक ट्रेडिंग के मुकाबले थोड़ा सा ज़्यादा सिक्योर्ड होता है। क्योंकि म्यूचुअल फंड में क्या होता है, म्यूचुअल फंड में कंपनियां, जैसे सपोज आपने 100 रुपया, आपने किसी कंपनी को, म्यूचुअल फंड को मैनेज करने के लिए आप एक डायरेक्टली आप अपने से तो करते नहीं है। म्यूचुअल फंड मैनेज करने के लिए एक थर्ड पार्टी होती है, कंपनीज होती हैं, चाहे वो बैंक हो सकती है या फिर सेबी की तरफ से जो रेगुलेट किए गए या उसकी जगह रजिस्टर्ड संस्थाएं होती हैं। आप अपना पैसा उन संस्थाओं के पास देते हैं, आप एक अकाउंट ओपन करते हैं, उस अकाउंट में पैसा रख करके आप अथोराइज करते हैं उस संस्था को कि आपके बिहाफ पे म्यूचुअल फंड लिया जाए। उस म्यूचुअल फंड में जो पैसा इन्वेस्ट किया जाता है, वो क्या किया जाता है, वो टुकड़ों में बांटा जाता है, छोटे छोटे टुकड़ों में। सपोज 100 रुपये आपने दिया है, और जो कंपनियां अच्छा परफॉर्मेंस करती है, आपके पैसे की वो अहमियत रखते हैं, आपके पैसे की जिम्मेदारी रखते हुए जुआ नहीं खेलते हैं, जुए की तरह कार्य नहीं होता है वहां पर। इस पैसे को छोटे 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 सेगमेंट में, सपोज कुछ पैसा गवर्नमेंट बॉन्ड में लगा दिया, कुछ पैसा किसी कंपनी में दे दिया, कुछ पैसा ओपन शेयर मार्केट में भी लगा दिया। तो इस तरह से उस पैसे को छोटा छोटे सेगमेंट में बांट करके म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट किया जाता है, और उसका रिटर्न आपको अच्छा मिलता है। एक म्यूचुअल फंड, नॉर्मल म्यूचुअल फंड आपको सालाना 10% से लेकर के 70, 80, 100% तक का रिटर्न प्रोवाइड कर देते हैं। तो म्यूचुअल फंड हमेशा लॉन्ग टर्म के लिए होता है। म्यूचुअल फंड में आप दो प्रकार से पैसा डाल सकते हैं। पहला तो होता है वन टाइम, एक बार में आपने सपोज 1 लाख रुपए दे दिया, उसको म्यूचुअल फंड में डाल दिया, और आपकी कंपनी उस पैसे को जो है म्यूचुअल फंड में, कंपनियों में जो है इन्वेस्ट करके आपको प्रॉफिट जनरेट कराती है। और दूसरा होता है SIP, जिसको कहते हैं सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। आप मंथली कुछ पैसा, जैसे 1,000 रुपये मंथली, 5,000 रुपये मंथली, आप जो है अपने उस अकाउंट में जमा करके आप उस पैसे को म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने के लिए ऑथोराइज कर सकते हैं। तो वन टाइम भी होता है और SIP भी होता है। म्यूचुअल फंड में दोनों प्रकार की फैसिलिटी होती है। ये काफ़ी सिक्योर होता है। देश के अंदर फाइनेंशियल प्लानिंग करने वाले लोगों की सबसे पहली पसंद होती है म्यूचुअल फंड। ट्रेडिंग अकाउंट क्या है, IPO क्या है, शेयर मार्केट क्या है। तो म्यूचुअल फंड जैसे हम बात कर रहे थे, तो म्यूचुअल फंड से थोड़ा सा रिस्की होता है ट्रेडिंग, शेयर ट्रेडिंग, जो ओपन मार्केट होता है, जहां पर हम कंपनियों के शेयर को खरीद बेच सकते हैं, सेम डे, अभी खरीदा तुरंत बेच सकते हैं। एक तरह से ये एक जोखिम भरा कार्य होता है। हालांकि जो लोग बाजार के अच्छे जानकार होते हैं, यदि उन्हें पता है किस कंपनी का को बिजनेस मिलने वाला, सपोज आपकी जानकारी अच्छी है मार्केट में, आपको लगता है, जैसे सपोज एग्जांपल के लिए आने वाले दिनों में इलेक्ट्रॉनिक मार्केट थोड़ा सा तेज हो रहा है, क्योंकि इंडिया में सेमीकंडक्टर बन रहा है, तो इलेक्ट्रॉनिक कंपनियों का बिजनेस तेज होगा। भारत में जो इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट्स बनेंगे, सेमीकंडक्टर्स बनेगा, वो विदेशों में बिकेगा, दुनिया के कई देशों में जाएगा, तो एक्सपोर्ट भारत का बढ़ेगा, तो इन कंपनियों का शेयर बढ़ेगा। तो इन कंपनियों का शेयर अभी से जो कोई खरीद लेगा, तो भविष्य में उसको अच्छा रेट मिल जाएगा। तो इस प्रकार की यदि आपको मार्केट में जानकारी है, आपको पकड़ है शेयर मार्केट की, तो आप शेयर ट्रेडिंग कर सकते हैं, और यहाँ पे आपको अच्छा मुनाफा होता है। भारत में ऐसे ऐसे ट्रेडर्स हुए हैं जो कि अरबपति खरबपति हुए हैं। हम कुछ नाम जानते होंगे, जैसे वॉरेन बफेट, भारत में राकेश झुनझुनवाला, सब वॉरेन बफेट, राकेश झुनझुनवाला, ये ऐसे नाम है जो कि शेयर मार्केट में काफी फेमस नाम। हालांकि राकेश झुनझुनवाला इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन आज भी लोगों की जबान पे उनका नाम है कि किस प्रकार से उन्होंने शेयर मार्केट से अच्छा खासा पैसा कमाया। ट्रेडिंग अकाउंट होता है कि ट्रेडिंग अकाउंट एक प्रकार का डीमेट अकाउंट होता है। डीमेट अकाउंट, जिसको हम कहते हैं डीमटेरियलाइज्ड अकाउंट। डीमेट का मतलब होता है डी मटेरियलाइज्ड अकाउंट, यह आपके बैंक खाते से लिंक होता है, और डीमेट अकाउंट के थ्रू ही आप जो है ट्रेडिंग करते हैं। इसी को हम ट्रेडिंग अकाउंट कहते हैं, या फिर
डीमेट अकाउंट कहते हैं। तो ट्रेडिंग डीमेट अकाउंट के थ्रू होता है, जिसको मैनेज करने के लिए सेबी के द्वारा रजिस्टर्ड संस्थाएं होती हैं, जो आपके ब्रोकर्स कहलाते हैं। आईपीओ क्या होता है? आईपीओ का मतलब होता है इनिशियल पब्लिक ऑफर। जब कोई कंपनी को मार्केट से पैसा जमा करना होता है, सपोज कोई कंपनी को बड़ा टेंडर मिल गया है, या जिससे मैं कोई कंपनी का नाम नहीं लेना चाहूंगा, किसी कंपनी को कोई बड़ा टेंडर मिल गया है, अब वो सोच रही है कि मुझे मार्केट में जाकर के पैसा पब्लिक से जमा करना है, क्योंकि जब शेयर का मतलब होता है हिस्सेदारी। सपोज 100 करोड़ का उसे टेंडर मिला है, और उस टेंडर को पूरा करने के लिए उसे 50 करोड़ रुपए की जरूरत है। तो 50 करोड़ रुपए जमा करने के लिए वो आएगा मार्केट में, आईपीओ लेकर आएगा कि भैया मैं 10-10 रुपए का एक शेयर जो है बना करके कुल मैं 50 लाख शेयर मार्केट में बेचूंगा। तो आप इन शेयर को खरीद कर लीजिए और मुझे 50 करोड़ रुपए मिल जाएंगे, उससे मैं व्यापार करूंगा, बिजनेस जब मेरा बढ़ेगा, क्योंकि मेरे पास 100 करोड़ का टेंडर भी है। तो आपके जो 10 रुपए का शेयर की कीमत कल आपको 20 रुपए होगा तो आपको 20 रुपए मिल जाएगा, 40 हुआ तो आपको 40 मिल जाएगा। टाइम टाइम पे आपको डिविडेंड भी मिलेगा साल का। तो उसे हम जब पहली बार उस मार्केट में अपने शेयर को बेचने के लेके आते हैं, तो उसे कहते हैं इनिशियल पब्लिक ऑफर, आईपीओ। उस समय इसकी मिनिमम कीमत 2 रुपए निर्धारित की जाती है, हालांकि डिमांड के ऊपर उसकी कीमत बढ़ भी जाती है। जैसे पेटीएम वगैरह के, रिलायंस वगैरह के हमने लास्ट पास्ट में देखे हैं कि इनका आईपीओ जो है 400-400 रुपए तो पहुंच गया था, हालांकि बाद में धराशायी भी हो गया था। तो हमने ये जान लिया शेयर मार्केट इसी को कहते हैं, जहां पे हम भारत में बीएससी, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, एनएसई, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, ये बड़े जो ऐसे स्टॉक एक्सचेंज है जहाँ पे आप शेयर्स को खरीद कर सकते हैं, शेयर को बेचने के लिए जो बड़े बड़े मार्केट्स भारत में बनाए गए। शेयर ट्रेडिंग पे भी हमने एक वीडियो बनाया, हमारा जो जो हमारा जो कोर्स है उसके अंदर शेयर मार्केट, शेयर ट्रेडिंग के बारे में बहुत ही अच्छे से इन्फॉर्मेशन, बहुत ही अच्छा इंट्रोडक्शन दिया। डीमेट अकाउंट कैसे ओपन करना है, कैसे शेयर्स को आपको रीड करना है, कैसे आपको म्यूचुअल फंड और शेयर में डिफरेंशिएट करना है, मैंने बहुत सारे अच्छे से हमने जानकारी इसमें शेयर की, आप जरूर उसको एक बार देखेंगे। डेबिट कार्ड क्या है, क्रेडिट कार्ड क्या है, सीसीओडी क्या है, ये भी इंफॉर्मेशन में आ गया। देखिए, जब आपका बैंक में कोई खाता होता है, सेविंग अकाउंट हो या करंट अकाउंट हो, और आप उस पैसे को एटीएम से विड्रॉवल करना चाहेंगे, या फिर आपको यूपीआई यूज करना है, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यूज करना है, यूपीआई, भीम पे वगैरह, फोन पे वगैरह, गूगल पे वगैरह, तो बैंक से आपको डेबिट कार्ड इशू कराना पड़ता है। तो डेबिट कार्ड से 3 फायदे हैं। पहला तो आप किसी भी एटीएम से जाकर के आप कैश विड्रॉल कर सकते हैं। दूसरा, आप यूपीआई एप्स भी बना करके जो है उसमें ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, उसके लिए डेबिट कार्ड जरूरी होता है। डेबिट कार्ड के अंदर डिजिट्स बने होते हैं, 16 डिजिट्स होते हैं डेबिट कार्ड के अंदर, जो नंबर्स होते हैं, और पीछे 3 डिजिट का सीवीवी नंबर होता है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। ये सीवीवी जो नंबर होता है, ये आपका जो है कार्ड का वैलिडेशन वैल्यू होती है, कार्ड वैलिडेशन वैल्यू होती है। यदि आपका डेबिट कार्ड खो जाए तो आपको तुरंत उसको अपने बैंक में फोन करके कस्टमर केयर को उसको ब्लॉक करा देना चाहिए। इसका विशेष ध्यान देना है। आपसे धोखाधड़ी भी की जा सकती है। यदि आपसे कोई सीवीवी नंबर पूछे तो आप इस किसी को मत बताइए, आपके कार्ड का नंबर किसी को मत बताइएगा, नहीं तो आपके खाते से चोरी की जा सकती है। ओटीपी के द्वारा आपके खाते से पैसा निकाल सकते हैं, जिसे हम साइबर क्राइम के तहत आप डेली जो है न्यूज़पेपर में देखते होंगे किस प्रकार केस ऐसे आते हैं। क्रेडिट कार्ड क्या होता है? क्रेडिट कार्ड बैंक एक प्रकार से एक लोन की तरह प्रोवाइड करते हैं। जब सपोज यदि आपका सिबिल अच्छा है, अभी बैंक को लगता है कि आप सैलरी पीपल हैं और आप जो है पैसा टाइम पे जमा कर देंगे, तो बैंक आपको एक ऐसा कार्ड देती है कि आपके खाते में पैसा तो नहीं है लेकिन आप खर्च कर सकते हैं। ये खर्च करने के लिए दिया जाता है क्रेडिट कार्ड। इसकी लिमिट होती है 30,000, 50,000, 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, जो भी लिमिट आप जिसके लिए एलिजिबल होंगे। तो क्रेडिट कार्ड आपको खर्च करने के लिए दिया जाता है कि आप खर्च करके उस पैसे को 60 दिन के अंदर यदि आप जमा कर देंगे बैंक में, तो आपको कोई ब्याज नहीं लगेगी बैंक, और उससे ज़्यादा आपने समय लिया तो आपको ब्याज लगी है, बहुत लंबा लंबा ब्याज दिया जाता है। तो ध्यान रखिए, क्रेडिट कार्ड यदि आप अप्लाई कर रहे हैं तो विशेष ध्यान रखना है कि 60 दिन के अंदर आप उसका पेमेंट आपको कर देना है। और क्रेडिट कार्ड कभी भी कैश विड्रॉल मत करिएगा। कैश विड्रॉल आपने कर दिया तो आपको बहुत लंबा चार्ज लगेगा। तो क्रेडिट कार्ड लेते समय इन 2 बातों का विशेष ध्यान देना है। क्रेडिट कार्ड लेने के पहले जो है आप किसी अपने सजेशन जरूर लीजिए, अपने किसी एक सीनियर से, किसी अच्छे व्यक्ति से, किसी फाइनेंशियल एडवाइजर से, कैसे उसको यूज करना है। हालांकि जो लोग लापरवाही से यूज किए होंगे वो तो आपको डिमोटिवेट भी करेंगे कि क्रेडिट कार्ड से नहीं, क्रेडिट कार्ड अच्छा भी होता है, तभी तो जो है
बहुत से लोग उसको यूज़ करते हैं, लेकिन उसको सही से इस्तेमाल करना है। यदि आप उसको सही से इस्तेमाल करेंगे तो आप उसका लाभ लेंगे। यदि आप लापरवाही करेंगे तो आप क्रेडिट कार्ड के चक्कर में फँस के आपका पूरा सिबिल खराब हो जाएगा, पूरा फाइनेंशियल स्टेटस आपका खराब हो जाएगा और आप फिर बाद में गाली देंगे कि क्रेडिट कार्ड बहुत खराब होता है। तो ध्यान रखिएगा, क्रेडिट कार्ड को इस्तेमाल करते समय बहुत ही सावधानी बरतना है आपको। सीसी होता है कैश क्रेडिट, ओडी होता है ओवरड्राफ्ट। जिन व्यापारियों का, दुकानदारों का बैंक में अच्छा खासा ट्रांजैक्शन होता है, बैंक उनको सीसी प्रोवाइड करती है, कैश क्रेडिट प्रोवाइड करती है। क्रेडिट कार्ड की तरह ही होता है एक प्रकार से वो, कि वो अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए बैंक से पैसा एडवांस में ले सकते हैं। जितना पैसा उस खाते से वो निकालेंगे उसका उसको ब्याज देना पड़ेगा, जितने दिन तक वो पैसा खाते से बाहर रहेगा। ओडी होता है ओवरड्राफ्ट लिमिट, वो भी होती है, वो भी उनको दी जाती है जिनका जिनका सिबिल बढ़िया होता है, जिनका ट्रैक रिकॉर्ड बढ़िया होता है। ताकि यदि आप सपोज आप व्यापारी हैं और यदि आपके खाते में 1 लाख रुपए पड़ा है, लेकिन बैंक को पता है कि डेली आपके खाते में 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख रुपए आते रहता है और आपने किसी को चेक दे दिया है, यदि आपका खाता ओडी खाता है, ओवरड्राफ्ट खाता है, हालांकि कुछ बैंक जो है फिक्स डिपॉजिट के अगेंस्ट में ओडी अकाउंट देते हैं कि आप फिक्स डिपॉजिट खोलेंगे तभी आप उतने का आपको ओडी दे दिया जाएगा। तो आपने सपोज 1 लाख का चेक दे दिया है और आपके खाते में 60,000 रुपये पड़ा हुआ है, तो बैंक क्या करेगी, आपके ओडी अकाउंट की वैल्यू को इस्तेमाल करके आपको 1 लाख का चेक क्लियर करा देगी। यदि आपका खाता ओडी है तो 40,000 रुपये आपको ओवरड्राफ्ट खाते से आपको मिल जाएंगे। 60,000 तो आपके खाते में पहले से है, तो 40,000 रुपये का केवल आपको ब्याज देना पड़ जाएगा। तो ये ओडी फैसिलिटी होती है जो दुकानदारों से को लेना चाहिए। ओडी और सीसी आप जो है बैंक में जाके संपर्क करके इस सुविधा का लाभ ले सकते हैं, यदि आपको डेली कैश में कुछ दिक्कत आती है तो। तो अब आते हैं, देखते हैं कि फाइनेंशियल अवेयरनेस हमने अभी तक आपको जो समझाया है, लोग जो है किस क्रम में रिस्क फैक्टर है। तो देखिए, सबसे सिक्योर्ड होता है, इन्वेस्टमेंट होता है पीपीएफ में। पीपीएफ में सबसे सिक्योर्ड माना जाता है, उसमें इंटरेस्ट रेट भी कम होता है। एलआईसी भी है सेकंड में, गवर्नमेंट बॉन्ड, ये तीनों सबसे सिक्योर्ड माने जाते हैं, सबसे ज्यादा सिक्योर्ड। लेकिन इसका इंटरेस्ट रेट भी जो है 10% से कम ही होता है, आपको प्रॉफिट 10% से कम ही होता है। इसके अलावा एफडी भी सिक्योर्ड माना जाता है, हालांकि एफडी 5 लाख तक की एफडी सिक्योर्ड होती है, क्योंकि गवर्नमेंट जो होती है, जो बैंक होती है, चाहे सरकारी बैंक हो चाहे प्राइवेट बैंक हो, वो 5 लाख तक की आपकी एफडी को, 5 लाख तक की आपके बैंक में जमा राशि को ही की बीमा की जाती है। तो 5 लाख रुपए तक की जो एफडी होती है वो बहुत ही सिक्योर्ड होती है, हालांकि लेकिन इसका ब्याज रेट आपको बहुत कम मिलता है, 7% से 9%, 8% ही मिलता है। तो इससे तो कम ही होता है एफडी। इसका अगला जो रिस्क है म्यूचुअल फंड, इससे थोड़ा ज्यादा रिस्क होता है म्यूचुअल फंड में, लेकिन रिटर्न ज्यादा होता है। म्यूचुअल फंड में रिटर्न 10% से लेकर के 40% तक आसानी से मिल जाता है। तो यदि आपको ज्यादा रिटर्न चाहिए, थोड़ा रिस्क लेना है, तो आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करिए। ज्यादा रिस्क लेना है आपको, ज्यादा प्रॉफिट चाहिए, आप चाहते हैं कि आप साल भर के अंदर ही 100% प्रॉफिट कमा लो, 200% प्रॉफिट कमा लो, तो आपको स्टॉक मार्केट में सबसे ज्यादा रिस्क, सबसे ज्यादा प्रॉफिट, मोर रिस्क मोर प्रॉफिट, ये है आपका शेयर ट्रेडिंग। स्टॉक मार्केट की ट्रेडिंग से आपको शेयर खरीदना और बेचना है। इसके अलावा भी यदि आप चाहते हैं कि मैं अपने पैसे को लॉन्ग टर्म के लिए जो है सिक्योर्ड रखूं, तो आपके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है प्रॉपर्टी एंड गोल्ड। प्रॉपर्टी एंड गोल्ड लॉन्ग टर्म के लिए सबसे अच्छा इन्वेस्टमेंट मॉडल है। आपने प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट कर दिया तो उस प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ेगी, गोल्ड में आपने इन्वेस्टमेंट कर दिया तो गोल्ड की वैल्यू देख रहे हैं आप जितने पे दिन बढ़ रही है। इसका रेट ऑफ इंक्रीमेंट बहुत ज़्यादा भी होता है, लेकिन ये सिक्योर्ड है, फिक्स नहीं होता है कितना आपको प्रॉफिट देगा, लेकिन सबसे ज़्यादा सिक्योर्ड होता है। लेकिन लॉन्ग टर्म में आपको, लॉन्ग टाइम के लिए, मिनिमम आपको 1 साल, 2 साल, 3 साल के लिए ये आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, ताकि आप अपने फाइनेंशियल स्टेटस को बढ़ा सकें। तो आज के लिए फिलहाल मुझे अब आज्ञा दीजिए। धन्यवाद। आप सभी मेरे वीडियोस को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब कीजिए। कोई सजेशन हो तो सजेशन दीजिए, किस प्रकार का वीडियो आप चाहते हैं मुझे कमेंट में भेजिए, मैं उस टाइप का वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। मेरे कोर्स को लेना चाहे तो कोर्स भी परचेस कर सकते हैं, केवल 99 रुपीज़ में दे रहे हैं। हालांकि मैं उस कोर्स को फ्री में ही प्रोवाइड कर सकता हूँ, लेकिन चूंकि जीएसटी प्रोवाइड लेना पड़ता है ना, तो इसलिए हम कुछ चार्जेस हम आपसे लेते हैं। तो मिलेंगे, बाय।